नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल आज शंकर मदारी के 5th एपिसोड के साथ आप सभी प्रियजनों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज के मैं एपिसोड का आगाज करूं उससे पहले अभी तक आपने क्या सुना, क्या जाना, उस पर एक नजर। अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार से भव्य झिलमिल नगर में शंकर मदारी का आगमन होता है और वह भव्य झिलमिल नगर की असीम भव्यता को देखकर अत्यधिक प्रभावित होता है और किस प्रकार से उसकी मुलाकात मुसाफिर खाने के मुंशी पोपटलाल भाया से होती है, जो उसको मुसाफिर खाने के स्थान पर शाही बाग के शाही बगीचे में एक झोपड़े में रहने के लिए एक स्थान उपलब्ध करवा देता है, जिसकी एवज में वह उससे प्रतिदिन एक बोतल मदिरा की मांग करता है। आपने शंकर मदारी का चमघट देखा, खेल तमाशा देखा और उसके मदिरा पिपासु जो गुण या अवगुण कह सकते हैं, उनसे आपका एक परिचय हुआ और आप आगे शंकर मदारी मदिरा के सरोवर में वहीं बेसुध होकर गिर जाता है और अब आगे उधर दूसरी ओर शंकर मदारी के दोनों मासूम बंदर भैरव और बिजली भूखे और प्यासे भोजन ग्रहण करने के लिए उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर लगभग अर्धरात्रि के समय शंकर को कुछ चेतना आती है और वह मदिरा के सरोवर में, जो अब भी उसके मस्तिष्क पर हावी था, झूमते लड़खड़ाते हुए अपने झोपड़े की ओर चल देता है। शंकर उसी प्रकार से झूमते लड़खड़ाते हुए अपने झोपड़े के समीप पहुंच जाता है, जहां उसके वह दोनों मासूम बंदर उसको देखते ही भय से कपकपाने लगते हैं। शंकर अपने एक हाथ में चमड़े की एक मजबूत बैत को थामे आहिस्ता आहिस्ता उनके समीप पहुंच जाता है और कुछ ही क्षणों के उपरांत उन मासूम बंदरों के चीखने चिल्लाने का तीव्र स्वर हर दिशा में गूंज उठता है। शंकर की ऐसी विकृत मनोस्थिति के कारण से न जाने कितनी बार उन मासूम बेजुबानों को उसके अत्याचार और शोषण का शिकार होना पड़ा था और उन्हें भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, पर ऐसा वहां कौन था जो उन मासूम जीवों के दर्द को समझ सके। खैर, फिर एक दिन कुछ अजीब सा घटित हुआ। शंकर आज ही पूरे जोश और उमंग के साथ अपना खेल तमाशा दिखाने में लगा हुआ था और पूर्व के समान ही सभी तमाशीन हंसते हुए लोटपोट हुए जा रहे थे। तभी फूल अपने थैले में से कुछ केले निकालकर भैरव की ओर बढ़ा देती है और जैसे ही भैरव उन केले को लेने के लिए फूल कुमारी के समीप पहुंचता है तो फूल कुमारी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आज भैरव की आंखें कुछ नीली पड़ी हुई थी और उसकी कमर पर भी कुछ चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। आज भैरव की आंखों में एक दर्द फूल कुमारी को दिखाई दे रहा था। वह भैरव को अपने हाथों से केले दे रही थी, परंतु भैरव ने आज फूल कुमारी के हाथों से केले नहीं लिए। इसके विपरीत वह कुछ क्षण वहीं उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। तब शंकर भैरव की रस्सी खींचते हुए उसको अपने समीप ले आता है और एक जलते हुए आग के गोले में से उसे कूदने के लिए उकसाते हुए निर्देश देता है। कुछ ही क्षणों के उपरांत आज का खेल तमाशा भी समाप्त हो जाता है। तब शंकर प्रतिदिन के समान ही दान में मिले बहुत से हल्फ और मूल्यवान वस्तुओं को एकत्रित कर प्रसन्नता पूर्वक वहां से मुसाफिर खाने की ओर चल देता है। शंकर मदारी का मजबा वहां से हटते ही फूल कुमारी समीप के एक उद्यान मीन्स गार्डन में एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी मित्र मंडली के साथ एकत्रित होती है। कुछ देर एकाग्रचित होने के उपरांत वह अपने मित्रों से कहती है कि तुमने आज भैरव और बिजली को देखा। भैरव और बिजली शंकर के बंदर बंदरिया का नाम है, जैसा आपको पता है। आज उन्होंने मेरे हाथों से एक भी केला नहीं खाया। अचानक ही फूल कुमारी के सब्रों में एक अजीब सा क्रोध और ममता के भाव एक साथ दिखाई देने लगे थे। वह आगे कहती है कि जब भैरव ने मेरा फ्रॉक पकड़ लिया था तब मैंने उसकी आंखों में एक बेबसी को देखा था। वह अत्यधिक सूजी हुई थी, जैसे किसी ने उसको निर्दय पूर्वक पीटा हो। फूल कुमारी की बात सुनकर
सभी मित्र उन दोनों बंदरों के लिए अत्यधिक दुखी हो जाते हैं जो कि अब उनके मित्र बन गए थे और जिन्हें वे अपने ही मित्र मंडली का एक हिस्सा मानने लगे थे। तभी बाहु अत्यधिक क्रोधित स्वर के साथ कहता है कि हाँ हाँ, मैंने भी उनके शरीर पर चोट के निशान देखे थे। जिसने भी उनको सताया है ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बाहु का ऐसा रूप देखकर अन्य मित्रों का भी लहू खोलने लगता है। तब प्रियलता कुछ कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने अभिभावकों से जैसे सब कुछ बता देना चाहिए? प्रियलता की बात से वहां कुछ क्षण के लिए शांति सी छा जाती है। तब फूल कुमारी अपनी मित्र मंडली से कहती है कि नहीं मित्रों, हमें इस समस्या का स्वयं ही कोई हल तलाशना पड़ेगा। आखिर भैरव और बिजली हमारे मित्र हैं और अब वे हमारी मित्र मंडली के ही एक सदस्य मित्र हैं। इसलिए हम अभी उनके ठिकाने की ओर कूच करेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि उनकी ऐसी दयनीय स्थिति का कौन कसूरवार है। इतना कहते ही फूल कुमारी अपनी मित्र मंडली के साथ मुसाफिर खाने की ओर कूच कर जाती है, जहां शंकरराज की जमा पूंजी को वहीं शाही बाग में पूर्व की जमा पूंजी के साथ मिलाते हुए एक पीपल के वृक्ष के तले गाड़ कर मदिरालय की ओर जा रहा था। आज शंकर के मुख पर अत्यधिक प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। ऐसा हो भी क्यों ना, भव्य झिलमिल नगर में आकर तो उसकी किस्मत ही पलट गई थी। कहां 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। रही बात मदिरा की, जिसका शंकर शुरू से ही प्यासा रहता था, कभी कभार इसको सूंघने को प्राप्त हो पाती थी। परंतु अब यहाँ भव्य झिलमिल नगर में दोनों समय राजशाही पकवानों के साथ भव्य झिलमिल नगर की मदहोश कर देने वाली मूल्यवान रंगीन मदिरा के झरने उसके लिए बहने लगे थे। शंकर आज भी प्रतिदिन के समान ही 2 बोतल संतरा और अंगूर की सबसे मूल्यवान अनारकली मदिरा की बोतल और भोजनालय से कुछ शाही पकवान खरीद कर मुसाफिर खाने के भीतर प्रवेश कर जाता है, जहां मुंशी पोपटलाल भाया उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। शंकर को मूल्यवान मदिरा स्वादिष्ट पकवानों के साथ अपनी ओर आते देख मुंशी पोपटलाल भाया उसको कहता है कि देख भाइयों, आज महफिल अठे कोनी जाम सके, आज महफिल अठे कोनी जाम सके। मुंशी के मुंह से ऐसी हृदय घात वाली बात सुनकर शंकर उसे कहता है कि क्या हुआ महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तब मुंशी उससे कहता है कि ना भाया, वो बात को नहीं, परंतु आजकल राजशाही घणो सख्त हो गयो है, इसलिए आज को जलसो हम तेरे शाही दरबार मां यानी कि शाही बाग मां तेरे ठिकानों पर महफिल को रंग जमावेंगे। मुंशी के इतना कहते ही शंकर शाही बाग में अपने ठहरने के स्थान की ओर मुड़ जाता है और मुंशी पोपटलाल भाया भी अपनी धोती को थामे हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इधर फूल कुमारी अपनी मित्र मंडली के साथ मुसाफिर खाने के द्वार तक पहुंच जाती है और बिना क्षण भी गवाए मुसाफिर खाने के भीतर प्रवेश कर जाती है। मुसाफिर खाने के भीतर एक अलग ही संसार फूल कुमारी को देखने को प्राप्त हुआ। वहां अधिकतर मुसाफिर मदिरा के सरूर में झूम रहे थे। उनमें से कोई मुसाफिर गीत गुनगुना रहे थे तो कोई चौसड़ के जुए पर बाजी लगा रहे थे। पहले तो फूल कुमारी को कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु शीघ्र ही वह निर्णय लेती है कि वह मुसाफिर खाने के प्रत्येक कक्ष की जांच करके अवश्य ही अपने बेजुबान मित्रों भैरव और बिजली शंकर के जो बंदर हैं उनकी सहायता करेगी, अपने मित्रों की। वहीं दूसरी ओर मुसाफिर खाने के पिछवाड़े शाही बाग में शंकर के झोपड़े के बाहर एक चारपाई पर शंकर और मुंशी पोपटलाल भाया भव्य झिलमिल नगर की मदहोश कर देने वाली उस मूल्यवान रंगीन मदिरा का स्वाद चखने के लिए अत्यधिक ललायत दिखाई दे रहे थे। तभी शंकर चारपाई के नीचे से एक बोतल संतरे की मादक मदिरा रस भरी को निकालते हुए एक ही झटके के साथ उसकी सील तोड़ देता है। यह देखकर मुंशी पोपटलाल अत्यंत हर्षित होते हुए शंकर से कहता है कि वाह भाया वाह, गणो मजो आ गयो, अब जल्दी से मेरो जाम इस मादक रस भरी से भर दे। रस भरी उस मूल्यवान मदिरा की बोतल का नाम था जो उसके ऊपर राजशाही मोहर के साथ छापा जाता था। शंकर भी तुरंत ही मुंशी का जाम मादक मदिरा से ऊपर तक भर देता है और फिर अपना जाम भी वह उसी प्रकार से ऊपर तक भर देता है और फिर देखते देखते वह दोनों रस भरी की पूरी बोतल खाली कर देते हैं। मदिरा की पूरी बोतल रस भरी जो शाही मोहर के साथ छापी जाती है
उसकी पूरी बोतल खाली कर देते हैं। तब शंकर मदिरा के सरूर में झूमते हुए अपनी उसी चारपाई के नीचे से अंगूर की मादक मदिरा काम केसरी की बोतल निकालते हुए पहले की बात एक झटके के साथ उसकी भी सील तोड़ देता है। मुंशी पोपटलाल भाया जो अब मदिरा के सरूर में अपने गांव मल्हार का एक गीत गुनगुना रहा था, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से थे कि आज मने पीणो से पायो कि आज मने कोई रोके कोणी, पी पी के मने जीणो से पायो कि आज मने कोई रोके कोणी, कि आज मने कोई रोके कोणी। शंकर को यूं एक झटके के साथ मादक मदिरा की बोतल की सील तोड़ते देख मुंशी अचानक से चुप हो जाता है और शंकर की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह बाया वाह, आज तो तूने कती कमाल कर दियो। फिर उन्होंने अंगूर की मादक मदिरा काम केसरी के 2-2 जाम और पी लिए। अब शंकर के सर माथे पर मादक मदिरा का सरूर अत्यधिक हावी हो जाता है और वह एकाएक चारपाई से उठकर मदिरा के नशे में झूमते हुए, मादक मदिरा के नशे में झूमते हुए अपने हाथों में चमड़े की बैत को थामे एक और को चल पड़ता है, जहां उसके वह दोनों बंदर बहरो और बिजली भूखे प्यासे उसको मदिरा पीते हुए देख रहे थे। जैसे जैसे शंकर उनके समीप पहुंच रहा था वैसे वैसे वह बेजुबा कुछ घबराते हुए एक अजीब सा शोर मचाने लगे थे। शंकर को यूं अचानक से अपने हाथों में चमड़े की बैत को थामे उठकर जाते देख मुंशी पोपटलाल भाया मदिरा के सरूर में झूमते हुए कहता है कि झूमते हुए कठे चालो भाया, एक काई है, किसने मारोगो भाया, मारोगो किसी ने। परंतु शंकर अब भी हर बढ़ते कदम से अपने उन मासूम बंदरों के समीप पहुंचता जा रहा था। फिर अचानक से वह खुद को उन बेजुबानों के अत्यधिक समीप महसूस करता है और मादक मदिरा के सरूर में झूमते हुए अपनी चमड़े की बैत से उन बेजुबानों पर टूट पड़ता है, धड़ाधड़ टूट पड़ता है। हर बैत की मार से उन मासूम बंदरों, बहरों और बिजली की दर्दनाक चीख, दर्दनाक आवाज दूर दूर तक हर दिशा में गूंज उठती है, हर दिशा में गूंज उठती है। हर कोई ठहरा जाता है उनकी आवाज सुनकर, उस दर्दनाक चीख से। यह था शंकर मदारी का 5th एपिसोड। जल्द ही शंकर मदारी के 6th और निर्णायक एपिसोड के साथ आप सब प्रियजनों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल। उम्मीद करता हूं आपको शंकर मदारी की कहानी और एपिसोड अवश्य ही पसंद आ रहे होंगे, और यदि ऐसा है तो कृपया अधिक से अधिक शंकर मदारी की कहानी और वीडियोस को अन्य मित्रजनों के साथ साझा कीजिए, जिससे उन्हें भी शंकर मदारी की कहानी और एपिसोड्स का आनंद प्राप्त हो सके और वह भी आगामी एपिसोड्स और सीरीज के साथ जुड़ सके। इसके साथ ही यदि अभी तक आपने ब्लॉग साइट vikrantRajliwal.com और यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।